जय हिंद बच्चों। आज हम अपने वीडियो में हिंदी के टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका एग्जाम 17 फरवरी को होने वाला है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये बता सकूं कि कितने क्वेश्चन इससे पूरे हिंदी के बुक से इंपॉर्टेंट है। लगभग मैंने 90 से 100 क्वेश्चन का टारगेट किया है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, तो मैंने कोशिश की है कि जहां तक हो वहां तक आपको समझाने की कोशिश करूं। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे हैं, फिर भी मैं उसे हाथों से लिखकर बताने की कोशिश करूंगा। अगर टाइप नहीं हुआ रहेगा तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। याद रखिए बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 दिया हुआ है, 20 अप्रैल 1892 दिया हुआ है, 24 अप्रैल 1893 दिया हुआ है, 28 अप्रैल 1894 दिया है। तो इस चारों में इसका आंसर जो होगा बच्चों 14 अप्रैल 1891 को होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन 19 में, 21 में और 22 में पूछा गया है। और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, उसका डेट मेंशन नहीं किया, मेंशन कर देंगे। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। ऑप्शन जो हमारे पास दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो याद रखिए बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जो बच्चों मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसका भी ये जो पूछा गया ये भी पूछा 2019 में, 2020 में और 2022 में। याद है कि बच्चों अगर मैं डेट मेंशन ना कर पाऊं तो इस पर कुछ गौर मत करिए। रीजन ये है कि क्वेश्चन बड़ा जल्दी में मैंने बनाया है, समय बहुत कम था, समय का अभाव था। तो अगर डेट मेंशन ना भी हो तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन किया पूछा गया है मैंने अपने तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया और प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा होगा। जाति प्रथा के लेखक कौन है। एक पुस्तक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये 2020 में पूछा गया बच्चों और 2023 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक किताब लिखी है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों हु आर शुद्धराज, इसकी रचना किसने की है। तो हु आर शुद्धराज की जो रचना है भीमराव अंबेडकर ने की है। भीमराव अंबेडकर की बहुत प्रसिद्ध किताब है हु आर शुद्धराज। तो इसका ऑप्शन होगा हम लोग का ए नंबर की हु आर शुद्धराज की रचना जो है भीमराव अंबेडकर ने की है। यह क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी। सेन साहब के कार की कीमत कितनी है या कितनी थी, कहानी के अनुसार कितनी है लिखा गया है। तो याद रखिए बच्चों सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। तो आप लोग चौंकिएगा मत कि 7,500 में कार मिलता है। तो ये स्टोरी बहुत पहले लिखी गई है। और इस स्टोरी को किन्होंने लिखा बच्चों, तो इस स्टोरी को लिखा है नवीन विलोचन शर्मा जी ने। किन्होंने लिखा नलिन विलोचन शर्मा, नलिन शायद नलिन नाम है, नलिन विलोचन शर्मा जी ने इसको लिखा है। और वो बहुत पहले की स्टोरी है। तो भैया उस समय आपको मालूम ही होगा कि 7,500 की कीमत क्या होती है, क्या होती होगी। इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, 2021 में। विधा का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है या डायरी है। तो आप लोग याद रखिए बच्चों जो विष का दांत है वो एक कहानी है जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक कहानी है बच्चों, बी नंबर होगा। इसमें खोखा की कहानी है और मदन की कहानी है। खोखा किसका बेटा है, तो खोखा बेटा है सेन साहब का और मदन जो है
ड्राइवर का बेटा है जिसका नाम गिरधारी है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो विष का दांत क्या है? विष का दांत कहानी है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, विष का दांत होगा, विष लिखा गया है। ये विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत दिया गया है, नलिनी विलोचन शर्मा दिया गया है, यतीन्द्र दिया गया है, मैक्स मुलर दिया गया है। तो याद रखिएगा विष का दांत लिखा गया है नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा, नलिनी विलोचन शर्मा। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, मदन किसका बेटा था? तो अभी हम जस्ट बोले ये 2023 में पूछा गया है, मदन किसका बेटा था बच्चों? तो मदन जो था ड्राइवर का बेटा, नहीं सॉरी, मदन ड्राइवर का बेटा, तभी से पहले मिस बोल दिया है। मदन जो था बच्चों वह ड्राइवर का बच्चा नहीं था, ड्राइवर से तो मदन की झगड़ा हुई थी। वह गिरधर का बेटा था। क्या नाम था कि बच्चे बाप का उसका? गिरधर। तो मदन किसका बेटा था बच्चों? तो मदन था गिरधर का बेटा। इस चीज को याद रखिएगा, इसके पहले हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, फॉरवर्ड में गलती निकल गया मुझसे। मदन ड्राइवर का बेटा नहीं था, मदन जो था वह गिरधर का बेटा था। ये जो क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंगस को जो है दारिस नामक सोने से सिक्के, दारिस एक सोने के सिक्के का नाम है, उससे भरा हुआ घड़ा मिला था किसको? वारेन हेस्टिंगस को। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में, यानी किस उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? यानी मैक्स मुलर ने किस आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था? उनकी उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा उनकी उम्र थी 18 वर्ष। तो ऑप्शन होगा डी नंबर। और मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था बच्चों 1823 में। 1823 में। तो ऑप्शन होगा ए। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में। ये सारे क्वेश्चन देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। उम्मीद है इससे पूछा जाएगा, लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना उसका कुछ पता नहीं रहता है कहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लिखकर बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। उस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वीडियो देख के कुछ हद तक डाउट तो जरूर क्लियर होगा आप लोगों का। ये जो क्वेश्चन है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, यानी कहने का मतलब होता है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से बहुत ज्यादा विशाल कौन है? तो याद रखिएगा यूनान और रोम के भी संस्कृत साहित्य से विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो इंडिया की संस्कृत भाषा है, वह यूनान और रोम दोनों के साहित्य से कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी भारत की संस्कृति, मैक्स मुलर का मानना था कि भारत की संस्कृत भाषा जो है और साहित्य जो है वह यूनान और रोम के साहित्य से कहीं ज्यादा विशाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बच्चों? ए नंबर सही होगा। ये क्वेश्चन किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते? देखिए ये नाखून, जब किताब का एक चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने इस चैप्टर में इस चीज का जिक्र किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी जो ये हमारा पुराना जो समय था जब हम लोग नाखून बड़ा करके रखते थे, तो उस समय हमारे नाखून का क्या यूज था उसके बारे में बताया है और बहुत सारी बातें इस किताब में बताई गई है, जो कि अभी हम समझा नहीं पाएंगे आपको क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। तो याद रखिएगा ये जो बात है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिखा गया, लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन ये चीज जो कही गई है, ये जो बात यहां से याद है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये बात कहा था कालिदास जी ने। किन्होंने कहा था? कालिदास जी ने। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, ये बात किन्होंने कहा था? तो ये बात कहा था कालिदास जी ने। द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं?
तो इस शीर्षक में याद रखिएगा बच्चों कि द्विवेदी जी से एक लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो किसने पूछा था? एक लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने पूछा था? एक लड़की ने पूछा था। और किससे पूछा था? द्विवेदी जी से पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या पूछा गया कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। यानी एक आलोक पर्व नामक एक निबंध है। इस निबंध को किसने लिखा था बच्चों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2022 में पूछा गया। 22 के कंपार्टमेंटल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन सी विधा। तो याद रखिए, विधा तो ही बताया, विधा होता है कहानी, निबंध, नाटक। एकाकी, एकाकी तो समझते कैसा होता है। अगर राम लिख के, राम ने क्या कहा यहाँ लिखा रहा है, फिर मोहन लिख के, मोहन ने क्या कहा यहाँ लिखा रहा है, फिर और कुछ भी लिख के जिसने कहा है उसका नाम आगे देके वो क्या कहा वो सामने लिखा रहा है। तो ऐसी स्टोरी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के क्रम में जो लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एकाकी। तो ये नाखून क्यों बढ़ते भैया, ये एकाकी भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, एक तरह का निबंध है। ठीक है बच्चों, ये निबंध है। कहानी किसी के बारे में बताया जाता है और नाखून क्यों बढ़ते हैं किसी के विषय में नहीं है, बल्कि एक टॉपिक पर ये बात कही गई है। तो हम लोगों का क्लियर हो गया, इसका आंसर होगा बी नंबर। ये एक ललित निबंध है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया बच्चों, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में थे? ब्रह्मी लिपि, सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि या नंदी नागरी लिपि। तो याद रखिएगा, इसका जवाब होगा नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। यानी विजयनगर ने जो के शासकों ने जो अपने लेख लिखे हैं वो नंदी नागरी लिपि में लिखे गए। याद रखिएगा, विजयनगर जो था वो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो व्यक्ति ने की थी। बुक्का और हरियर, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। ये एक और इजी क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी, खरोष्ठी, गुजराती या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बच्चों। आप लोगों को तो शुरू से मालूम होगा कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है और इंग्लिश लिखा जाता है बच्चों रोमन में। ठीक है, और उर्दू लिखा जाता है फारसी में। ये कुछ लिपि है जो आपको याद रखनी चाहिए बच्चों। और ये क्वेश्चन 19 में और 22 में पूछा गया है। देखिए, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर विक्रयलास जैसे शब्द किस लिपि में लिखे गए थे? केरल के शासक जो थे उनके सिक्के पर विक्रयलास जैसे शब्द किस विक्रयलास नहीं होगा, विक्रयलास होगा बच्चों। विक्रयलास जैसे शब्द किस लिपि में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा, ये देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो देखिएगा, दोहा कोश जो है सरह पद की रचना है। सरह पद को हम लोग सरहपा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरहपा। सरहपाद भी लिखा जाता है, सरहपाद या फिर सरहपा कहते हैं। इनका पूरा नाम है सिद्ध सरहपा, सिद्ध सरहपा। और याद रखिएगा, इनको ही हिंदी साहित्य का पहला कवि माना गया है। याद रखिएगा, सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना गया। याद रखिएगा इस चीज को, हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन थे? तो सिद्ध सरहपा, सरहपाद या सरहपा दे सकता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा आप लोग। अब हम लोग अपने अगले दो क्वेश्चन को देख रहे हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक किन्होंने लिखा है? भारतीय लिपियों की कहानी, किताब का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी। ये किताब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, ये किताब लिखने वाले हैं गुणाकर मूले, या गुणाकर मूले भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणाकर मूले ने इसको लिखा था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया याद रखिएगा, हिंदी जो है वो उसका संबंध देवनागरी से है। तो हिंदी और उसकी विविध बोलियां किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कर्नाटक प्रदेश में यानी कर्नाटक राज्य में श्रावण बेलगोला बोल के एक जगह है। इस श्रावण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है?
या श्रावण बेलगोला किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ये 2023 में पूछा गया है। और याद रखिएगा, श्रावण बेलगोला जो है वो एक ऐतिहासिक स्थल है और इसका संबंध जैन धर्म से है, क्योंकि जो जैन धर्म के एक भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके एक शिष्य थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे वही गए थे कर्नाटक में, उन्होंने वहां पर जाकर जैन धर्म को फैलाया था। तो ये भद्रबाहु के कहीं एक स्मारक बना हुआ है, एक मंदिर कहिए जो भी कहिए वहां पर है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं को, भद्रबाहु को ही फॉलो किया था और जैन धर्म को अपनाया था। याद रखिएगा, राजा अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजा अशोक का संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म से संबंध रखते थे। और उन्होंने किनको फॉलो किया था? तो उन्होंने फॉलो किया था भद्रबाहु को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल का अर्थ क्या? तो याद रखिएगा, सिक्के जहां ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। यानी सिक्का ढालने वाला जो फैक्ट्री होता है, जो कारखाना होता है, वह टकसाल है। यानी टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी और इसका ऑप्शन होगा डी बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन एक चैप्टर है हम लोगों का किताब में बहादुर। उस बहादुर से मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव छाटा है और बहादुर जो लिखा गया है वह अमरकांत जी ने लिखा है, जो कि एक बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे सशक्त, क्या बोल सकते हो, वह कथाकार थे, बहुत अच्छी कहानियां कहते थे। और इनका जन्म 1925 में होता है। देखिए, कुछ हम ऑब्जेक्टिव ऐसे बता दे रहे हैं आपको, ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था। 1925 में हुआ था। और बहादुर के लेखक कौन थे? अमरकांत थे। ठीक है। तो बहादुर पर कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था? तो याद रखिएगा, बहादुर पर 11 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। तो एक का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। कितना क्या होगा बच्चों? बी नंबर। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा, बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था, नेपाली था हुआ। तो उसका आंसर होगा सी नंबर। एक देखिएगा, इसे भी आप लोग गौर करिएगा, जो द्वारपाल होते हैं, जो गेट वगैरह खोलने वाला नहीं होता, तो किसको दरबान कहिए या फिर गेट में जो रहते हैं उसको, वह जो होते हैं नेपाल के ज्यादा फेमस होते हैं, तो वो नेपाली थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा, 19-20 21 से पूछा, कंटिन्यू पूछा गया कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था बच्चों? दिल बहादुर था। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो अमरकांत, जो इस बहादुर के जो लेखक है अमरकांत जी, उस अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। बलिया कहाँ है हमारा? बलिया है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बलिया का कुछ हिस्सा हमारे बिहार में भी पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो अमरकांत जी है वह बहादुर के हमारी पुस्तक में, जो पाठ्य पुस्तक में बहादुर कहानी है, उसके क्या है, वो लेखक है। और वे कहाँ के रहने वाले थे? बलिया यूपी के रहने वाले। तो वहीं उनका जन्म भी हुआ था। और उन्होंने बहादुर नामक एक शीर्षक लिखा है, कहानी लिखा है। और एक अच्छे कथाकार भी थे, कहानियां भी बहुत अच्छी कहते थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि जो बहादुर शीर्षक है वो किसकी, बहादुर शीर्षक पाठ जो है वो किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है बच्चों, नेपाली गोरखे की कहानी, नेपाली गवई गोरखे, नेपाल के गांव के रहने वाले एक गोरखे की कहानी है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। बहादुर पाठ किनकी कहानी है? तो बहादुर पाठ जो है नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। अब जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो कुछ क्वेश्चन मैंने परंपरा का मूल्यांकन से लिया है। आपका एक चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन से क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत कम क्वेश्चन लिया बच्चों, 4 से 5 क्वेश्चन करके लेने पर चैप्टर। ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, उतना भी बताना भी मुश्किल है, क्योंकि 200-400 क्वेश्चन हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा नहीं, समय नहीं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं। याद रखिएगा, आपको अपने मेहनत करना है। मैंने कुछ छाटा है, इसमें से कुछ पूछ सकता है या पूछने की संभावना है। फिर भी तैयारी आपको अपने करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और 100 का 100 पूछेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जो बहुत यूट्यूबर्स कहते हैं कि मैं जो बताऊंगा वही पूछेगा, तो ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा का क्वेश्चन ना मैंने बनाया है और ना उस यूट्यूबर ने बनाया। वे लोग एक अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, वही प्रिडिक्शन मेरा है, मैं भी बता रहा हूँ।
लेकिन मैंने उनके तरफ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताया है, मैंने मात्र एक एक लेसन से 3 4 5 क्वेश्चन ही लिए हैं। तो ये जो परंपरा का मूल्यांकन नीति की अभी जो हम बताएंगे ना, उस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। जो परंपरा का मूल्यांकन है, ये लिखा गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। ये चैप्टर लिखा गया रामविलास शर्मा जी के द्वारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ठीक है बच्चों, 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था उन्नाव में। और उन्नाव कहां पर था हम लोगों का बच्चों? उन्नाव पर था हमारा उत्तर प्रदेश में। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम कर रहे हैं। जो क्वेश्चन कहा गया है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामविलास शर्मा जी को जो है निराला का साहित्य साधना, एक किताब उन्होंने लिखा था निराला की साहित्य साधना, उसके लिए उनको साहित्य पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन हम लोगों का सी होगा, बिल्कुल सही। अब जारशाही कहाँ थी भैया? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब सब जानते हैं कि हिस्ट्री में जारशाही कहाँ था, बताइए तो जारशाही कहाँ था? तो जारशाही था रूस में। जारशाही कहाँ था बच्चों? रूस में। रूस का राजा जो था वह जार कहलाता था। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर हमारा सही होगा। समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जस्ट बताया बच्चों कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सॉरी कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव में। उन्नाव कहाँ? यूपी में है। तो आंसर होगा 1912। अगला है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन से कवि थे? तो याद रखिएगा, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किस कवि कौन थे? रामविलास शर्मा जी थे। किन्होंने? रामविलास शर्मा जी ने इसको लिखा था। ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी 27 वर्ष। और ये जो है ये किस चैप्टर के लिए बच्चों आपको याद होगा? इस चैप्टर का नाम है जिससे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जीत जीत मैं निखरत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, इस चैप्टर से लिखा गया है। और इसके जो जीत जीत मैं निरखत हूं, इसके लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक का नाम है बिरजू बिरजू महाराज। ये जो पंडित बिरजू महाराज है वो इनके लेखक है। और ये बिरजू महाराज जो थे एक कथक थे, कथा कहते थे। तो याद रखिएगा, जब उनको संगीत नाटक में अकादमी अवार्ड मिला था तो उनकी उम्र मात्र 27 साल थी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वह 1938 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1938 में। तो इसका जवाब होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी उनके पिता का डेथ हो गया, उनके पिता मर गए। तो जब उनके पिताजी मरे तो उनकी उम्र कितनी थी बच्चों? तो उनकी उम्र थी 9.5 साल। 9.5 साल की उम्र में उनके पिता मर गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी, यानी बिरजू महाराज किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज जो ज्यादा प्रसिद्ध थे वह नर्तक के रूप में थे। यानी नर्तक मतलब होता है नृत्य करते थे, और नृत्य करने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे बच्चों। और अगला क्वेश्चन जो है, बिरजू महाराज की शैली कैसी थी? तो कथक की शैली था। ओ सॉरी, ये जो हम अभी बोल दिए कथक, तो ये कथक क्या है मालूम? कथक कथावाचक नहीं होगा, कथक नृत्य का शैली था। जो नृत्य होता है कथक कहते हैं हम लोग, वो कथक का है। तो वो कथक शैली के थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य करते थे और वह उसी की शैली के थे। कथक नृत्य करते थे, कथक का डांस करते थे, इसीलिए उनकी वो प्रसिद्ध थे नर्तक के रूप में।
और वह एक कथक नर्तक थे, कथक डांस करते थे। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने थोड़ा मिस बोल दिया है, याद रखिएगा। तो मिस्टेक जो हो गई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो याद रखिएगा। कथक को मैं थोड़ा सा हड़बड़ में निकल गया बोलते हुए। कथक ये डांस के लिए है, नृत्य करते थे वो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कथावाचक निकल गई थी मुझसे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी के ही चैप्टर नंबर 9 से लिया है, जिसका नाम है अभिनयो। ठीक है, और इसके लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। इस चीज को याद रखिएगा। लेखक का नाम तो आप लोग याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ दुर्ग में। इस चीज को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन ये मूल निवास कर रहे थे, मूल रूप से कहा कि निवासी थे, मूल निवास कर रहे थे वो एमपी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सागर जिला में हुआ मूल रूप से रह रहे थे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन 9 है, अभिनयो। उसके लेखक अशोक वाजपेयी जी, जिनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, लेकिन मूल रूप से निवास कर रहे थे वो मध्य प्रदेश के सागर में। और ला सत्रुज जो है वो एक ईसाई मठ का नाम है। ला सत्रुज क्या है बच्चों? तो ला सत्रुज जो है वो ईसाई मठ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो अभिनयो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अभिनयो लिखने वाले कौन है बच्चों? तो अभिनयो जो लिखा है वो अभी हम लोग पढ़ लिए कि अभिनयो के लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। अभिनयो जो है वो एक ईसाई मठ है। ठीक है बच्चों, और इसमें उन्होंने जो जिक्र किया पिकासो का, पिकासो एक चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे, जिनको पाल्वो रुइज, शुरू में इनको हम लोग पाल्वो रुइज के नाम से जानते थे। ठीक है, पिकासो को पाल्वो रुइज कहा जाता था। और वो जो थे एक बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े ये थे, चित्रकार थे। ठीक है, और उनकी एक मशहूर पेंटिंग थी जिसका नाम था वुमेन दी अ वॉच, वुमेन दी अ वॉच। हालांकि उनकी इस पेंटिंग ये जो पेंटिंग है मादा मोजेल द अभिनयो, उसी पुस्तक का नाम है। तो याद रखिएगा, पिकासो की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है क्या? मादा मोजेल द अभिनयो। क्या नाम है बच्चे? मादा मोजेल द अभिनयो। ठीक है, ये उनकी मशहूर पेंटिंग थी, और उनकी पेंटिंग की दीवानी पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया उनके पेंटिंग के पीछे पागल थे। और अभिनयो में जो लिखा गया है, अभिनयो क्या है बच्चों? तो अभिनयो एक ईसाई मठ का नाम है। ईसाई मठ होगा अभिनयो, मस्जिद नहीं है, मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा भी नहीं है। अभिनयो एक ईसाई मठ है। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो आपके पुस्तक का चैप्टर नंबर 10 से लिया है, जिसका नाम है मछली। और मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल जी। ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा जो हम लिख रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल होगा। विनोद कुमार शुक्ल थे, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक गांव है, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में हुआ था। तो याद रखिएगा, मछली के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। जन्म हुआ है उनका 1 जनवरी 1937, छत्तीसगढ़ के राजनाथ नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। अब बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर भी रह चुके थे। जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके वह प्रोफेसर भी रह चुके थे। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए उससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो याद रखिए, पेड़ पर कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली के अलावा पेड़ पर कमरा भी उन्होंने लिखा था। हाँ, उनकी एक पहली कविता संग्रह है। उनकी पहली कविता संग्रह का नाम जय हिंद है बच्चों। क्या रखिएगा? लगभग जय हिंद। क्या नाम है? लगभग जय हिंद, जो कि इनकी पहली कविता संग्रह है।
अगला उन्होंने क्या लिखा, मछली को लेकर कौन भागा। तो याद रखिएगा, जो मछली थी उसको लेकर कौन भागा था बच्चों, कौन भागा, संतु लेकर भागा था। मछली को लेकर कौन भागा था बच्चों, संतु लेकर भागा था। उसको छीनने की कोशिश मग्गू कर रहा था, मग्गू उसको छीनने की कोशिश कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है बच्चों, तो विनोद कुमार शुक्ल है मछली शीर्षक कहानी के लेखक, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनाथ नामक गांव में। और मछली छीनने की कोशिश, मछली शीर्षक कहानी में मछली, सॉरी ये क्वेश्चन जो कहा गया है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है, तो मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त पिताजी खाते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, छीनने की कोशिश कौन कर रहा था बच्चों, तो मग्गू, याद रखिएगा मग्गू। मछली लेकर कौन भागा, संतु, और मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, मग्गू। अब मछली में शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है बच्चों, तो पिताजी खाते हैं मछली और गोश्त दोनों। अब जो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपका चैप्टर नंबर 11 है, नौबत खाने की इबादत। क्या नाम है लेसन का, नौबत खाने की इबादत। और नौबत खाने की इबादत, ये जो इबादत होगा बच्चों, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो गया है, इबादत, ठीक है। और इस नौबत खाने की इबादत जो है वह किसने लिखा है, तो याद रखिएगा नौबत खाने की इबादत को बिस्मिल्लाह खान ने लिखा है। किसने लिखा है, इसको लिखा है बिस्मिल्लाह खां जी ने लिखा है। आप लोगों को मालूम होगा बिस्मिल्लाह खां कौन थे, बिस्मिल्लाह खां जी ने लिखा है। और बिस्मिल्लाह खां जी का ही नाम क्या था, कमरुद्दीन था। इस चीज को भी याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का नाम क्या था बच्चों, कमरुद्दीन था। शहनाई वादक थे, बहुत बड़े फेमस शहनाई वादक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का नाम कमरुद्दीन था, और बिस्मिल्लाह खां ने नौबत खाने की इबादत नामक शीर्षक आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी है, ठीक है। और इनका जन्म जो है बिहार में हुआ। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है, बिहार में। बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे, परिवार से जुड़े हुए थे, और बिहार में इनका जन्म 1916 में हुआ था, डुमराव नामक गांव में। कहा हुआ था, डुमराव नामक गांव में हुआ था, ठीक है। ये बिहार में हुआ, इनका जन्म बिहार में भले हुआ, लेकिन वो 5 से 6 साल यहाँ रहे। उसके बाद वो अपने नाना जी के घर काशी चले गए थे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां अपने नाना जी के घर काशी चले गए थे। याद है, काशी यूपी में हम लोगों का, वहां चले गए थे। वहीं पर उन्होंने शहनाई बजाना भी सीखा, और बहुत फेमस शहनाई वादक भी हुए। ये कुछ इस चैप्टर से संबंधित बातें थी जो मैंने आपको बता दी। और बिस्मिल्लाह खां के शहनाई जो है मुस्लिम के किस पर्व के नाम से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा मोहर्रम से। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ मुस्लिम का कौन सा पर्व जुड़ा है, मोहर्रम जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था, यतीन्द्र मिश्र जी ने, जो गीतकार थे, क्या नाम था उनका, गुलजार जी, उनकी कविताओं का संपादन जो है 4 जुलाई के नाम से किया था। किससे किया था, 4 जुलाई। ये जो यतीन्द्र मिश्र है ना, इन्होंने यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने फिर बोल दिया गलती से, कि ये जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं उन्होंने भी इसके लेखक है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई यानी नौबत खाने की इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, ठीक है बच्चों। और इसमें उन्होंने बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है। यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक है, और उन्होंने इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वह कहाँ हुआ है, बिहार के डुमराव में हुआ है। 5 से 6 साल तक वो बिहार में, उसका चले काशी अपने नाना के यहाँ, और वहीं पर उन्होंने शहनाई वादन को सीखा था। तो याद रखिएगा नौबत खाने की इबादत के लेखक कौन है बच्चों, नौबत खाने की इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो कम समय बचा हुआ है, इसीलिए तो हर बार वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि कल
आप लोगों का एग्जाम है और मैं अभी लगभग 3 बज गया, 3 बजे तक वीडियो बना रहा हूँ। अगर सवेरे नहीं छोड़ूंगा तो आप लोग फिर देखिएगा। तो इसीलिए तो वीडियो जो झर पर बन रहा है, तो कहीं कहीं मुंह से गलतियां हो जा रही है। खैर इसको ये इग्नोर करिएगा, मैं अपनी गलती को सुधार भी रहा हूँ बाद में। ये जो क्वेश्चन है, शहनाई के सुशीलवादों में किसकी उपाधि मिली है, तो ये 2024 में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, शहनाई के सुशीलवादों में ये जो सुशील है वो थोड़ा सा लिखा गया गलत से, ये स नहीं होगा, ये सुशील ऐसे होगा। सुशीलवादों में शाह की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली है? शाह की। ये जो क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया 18, 19 और 20 तीनों में पूछा गया बच्चों। तो याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये ले रहे हैं शिक्षा और साहित्य से, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, और इसके लेखक गांधी जी खुद है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, शिक्षा और साहित्य में जो आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको गांधी जी मानते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा हृदय की शिक्षा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और अगला, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है बच्चों, तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है, रसखान की रचना काल क्या थी, तो याद रखिएगा, रसखान जो थे जहांगीर के शासनकाल के कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कब के कवि थे वो? जहांगीर के शासनकाल। आगे है, अब हम कविता में घुस गए बच्चों। ये जो हमारा कविता है वह प्रेम, इसका रसखान जी का कविता है, जो क और ख दो भागों में बांटा है। क में है प्रेम आईनी राधिका रानी से है, और ख में है करील के कुंजन ऊपर बारी, इनसे दिया गया है। दोनों रसखान की रचना है। और पहले में बताया गया रसखान का रचना काल क्या था, तो जहांगीर के काल के थे रसखान जी। और प्रेम आईनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो कवि ने माली और मालिन जो है वो राधा कृष्ण को कहा है, क्योंकि राधा कृष्ण को वे लोग प्रेम वाटिका की माली और मालिन के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, इसका ईयर हम अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है। तो हम जल्दी में कुछ वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द इसको कर सके, देख सके। ईयर से क्या लेना देना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट होना चाहिए। रसखान जी को पुष्टि मार्ग की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? रसखान जी जो थे उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो याद रखिएगा, गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। तो जवाब हमारा सी सही होगा। आगे है, चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर, चित्तचोर मतलब होता है मन को चोरी कर लेने वाला। तो मन को चोरी कर लेने वाला किसको कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कृष्ण जो है लोगों के मन को हर लेते हैं, लोगों के मन को चोरी कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, रसखान क्वेश्चन पूछा गया है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जी किस विषय में सिद्ध थे? बहुत बड़े जानकार थे। किस विषय में? तो रसखान जी जो थे सवैये छंद के बहुत ज्यादा सिद्ध थे, बहुत ज्यादा योग्य माने जाते थे। इसका आंसर होगा ए नंबर। संप्रदान मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदान मुक्त लिखा गया है, संप्रदान मुक्त नहीं, संप्रदाय मुक्त होगा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान जी थे। याद रखिएगा, रसखान जी संप्रदाय मुक्त थे क्योंकि उन्होंने मुस्लिम होते हुए श्री कृष्ण की भक्ति की थी। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि वो संप्रदाय मुक्त थे, संप्रदाय से उनको कोई लेना देना नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वरीय किसने कहा था? कोटिन हिंदू वरीय, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वरीय, यानी ऐसे मुसलमान हरिजन पर, ऐसे मुसलमान हरि के भक्त पर करोड़ों हिंदू कुर्बान है। ये बात किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये बात यहाँ ऑप्शन लग रहा है हमको गलत दिखा गया है। ऑप्शन यहाँ गलत दिखा गया बच्चों। इसका ये चारों में से कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। इस चीज को याद रखिएगा। कौन होगा इसका जवाब? सही जवाब कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वरीय, ये बात कहने वाले कौन थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि उन मुसलमान हरिजनों पर कोटि हिंदू भरिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 में भी पूछा गया, 24 में कंटिन्यू पूछा गया है। तो याद रखिएगा किन रचनाओं से मुक्त होकर, तो याद रखिएगा मुक्त होकर नहीं होगा, मुग्ध होकर होगा। किन रचनाओं से मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिन हिंदू मारिए। तो याद रखिएगा जो रसखान जी थे, रसखान जी की रचनाओं को पढ़ा, पढ़ने के बाद वो इतना ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि ऐसे मुसलमान जो कि हरि को अपना सब चीज मानते हैं, उस पर वह करोड़ों हिंदू कुर्बान करने को तैयार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ये जो क्वेश्चन दिया बच्चों की घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा पाली भाषा जी नहीं, घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रकृति भाषा या मैथिली भाषा इसका जवाब नहीं होगा। तो याद रखिएगा घनानंद किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है, कविता लिखा गया, कविता जो आपकी पुस्तक में लिया गया है। चैप्टर का नाम है अति सुधो सने के को मारक, अति सुधो सने को मारक। और उन्हीं में दूसरा छंद जो उन्होंने लिखा है, मो अश्ववन ही ले वर्षो। इसी से मैंने दो या तीन क्वेश्चन लिया मात्र, देखते हैं उसमें से कौन सा पूछता है। ज्यादा नहीं लिया है, अगर लेंगे तो एक एक लेसन से कम 20 से 25 क्वेश्चन तैयार होगा। तो आपका अगर हम अभी तैयारी कराएंगे 10 लेसन, 10 तो नहीं, मोटा मोटी 20 से 22 लेसन होगा। तो अब समझ लीजिए 20 क्वेश्चन करके लेते हैं तो कितना हो जाता है, 800 से 1000 क्वेश्चन हो जाएगा, जो अभी संभव नहीं है। फिर भी मैंने इसमें से छाट करके लिया है, कुछ स्पेशल आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो घनानंद किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे बच्चों, तो घनानंद को मारा था नादिर शाह ने। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी सही होगा। ठीक है, और अगला है घनानंद कवि है, घनानंद कैसे कवि है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रिछायाबद्ध। तो रीति मुक्त है, यानी उनको रीति रिवाज से कोई लेना नहीं, रीति मुक्त कवि है घनानंद, रीति मुक्त कवि। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ अगला क्वेश्चन मेरा स्वदेशी चैप्टर से, आपका पाठ्य पुस्तक का कविता है स्वदेशी, उसी से लिया है। और स्वदेशी को लिखा गया है प्रेम घन जी ने लिखा है स्वदेशी को। प्रेम घन जी का जो पूरा नाम है वह बद्री नारायण चौधरी को पूछता है कभी कभी, बद्री नारायण चौधरी है प्रेम घन जी का पूरा नाम। ठीक है, और वह भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि माने जाते थे वे। ठीक है, और जन्म इनका हुआ था 1855। ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, ये आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसी को ध्यान दीजिएगा। जन्म 1855 हुआ था और वो मरे थे 1874 में, नहीं सॉरी 1922 में वो मरे थे। 1855 में जन्म लिया था, 1922 में वो मरे। ठीक है, और उन्होंने 1874 में मिर्जापुर में 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में आरक्षित समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कुछ हो गया। स्वदेशी प्रेमगन के द्वारा लिखा गया, उनका पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी है, भारतेंदु युग के कवि है। 1855 में उनका जन्म हुआ, 1922 में निधन हुआ। और उन्होंने मिर्जापुर में 1874 में आरक्षित समाज की स्थापना की थी। तो अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, स्वदेशी कविता किसके द्वारा संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित है, किनसे संकलित है, समझे बच्चों। तो याद रखिए स्वदेशी कविता जो है प्रेमगन सर्वस्व से संकलित है, उनसे लिया गया प्रेमगन सर्वस्व से। तो आंसर होगा डी नंबर। आगे है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों। तो अभी हम समझे कि इसके रचनाकार है प्रेम घन जी, धन नहीं होगा घन होगा, याद रखिएगा प्रेम घन जी। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी लेसन से कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। कुंवर सिंह जी नहीं, अनामिका नहीं, जीवनानंद नहीं, तो कौन थे, प्रेमगन जी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जीवनानंद का ग्राम जीवन है। ठीक है, बंगाल वाला कांड कविता जो आपकी किताब का। प्रेमगन किस युग के प्रसिद्ध कवि थे, अभी जस्ट बताया आप लोगों को भारतेंदु युग। तो ऑप्शन सी होगा, किस युग के प्रसिद्ध कवि थे प्रेमचंद जी, तो भारतेंदु युग थे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो ये रचना है प्रेमघन। ठीक है बच्चों,
प्रेमगन जी का है। और प्रेमगन जी का पुराना नाम क्या था? पूरा नाम क्या? बद्री नारायण। क्या नाम है बच्चों? बद्री नारायण चौधरी। अगर ये आप याद नहीं रखिएगा, खाली प्रेमगन जी याद रखिएगा, तो इसका जवाब आप नहीं दे पाते। इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि प्रेमगन जी का पुराना नाम बोल रहे हैं, पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। तो इस प्रेमगंज जी के जो स्वदेशी शिक्षक पाठ है, उससे मैंने इतने क्वेश्चन को लिया है। अब जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, वो अपना अगले चैप्टर से है, जिसका नाम है भारत माता। चलिए भारत माता शीर्षक पाठ से कुछ बातें पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो भारत माता शीर्षक पाठ है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में आपको अल्मेरा में हुआ था। उत्तरांचल में है ये अल्मेरा, अल्मेरा उत्तरांचल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, और उनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। जैसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ, 6 घंटे बाद उनकी माता मर चली, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम था गंगा दत्त पंत, शायद नहीं कंफर्म है, गंगा दत्त पंत था उनके पिताजी का नाम, जो कौसानी के टी स्टेट में काम करते थे, चाय पत्ती के बगान में काम करते थे। वे क्लर्क के रूप में, एक अकाउंटेंट के रूप में काम थे, ठीक है, काम करते थे। तो याद रखिएगा, माता का निधन उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गया था। तो उन्होंने जो भारत माता ग्राम वासिनी या भारत माता कविता में उन्होंने कहा कि भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माता कहाँ निवास करती है? ग्राम यानी गांव में निवास करती है। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? सी नंबर होगा। अब अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया था? तो याद रखिएगा, समाजवाद की। सुमित्रा नंदन पंत को समाजवाद की ओर आकर्षित किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, गंगादत्त पंत। क्या नाम था? गंगादत्त पंत नाम था। और गंगादत्त पंत क्या थे? कौसानी में एक टी स्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे, ठीक है बच्चों। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो जनतंत्र के जन्म से लिया है मैंने। किससे लिया है? जनतंत्र के जन्म से। और जनतंत्र के जन्म से जो कविता है, इसको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए ये सब भी ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा ना कि मैं जहां तक वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो सारे ऑब्जेक्टिव है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता होगा कि राष्ट्र कवि की उपाधि किनको दी गई है? तो दिनकर जी को दी गई राष्ट्र कवि की उपाधि। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को अपने बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था इनका जन्म, बेगूसराय जिला में। और बेगूसराय जिला में एक गांव है सिमरिया, ठीक है बच्चों, सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और 24 अप्रैल 1974 शायद को उनका, कंफर्म 1974 को उनका निधन हुआ। और उनकी माँ का नाम था, माँ कौन थी? माँ थी मनरूप देवी। माँ का नाम क्या था? मनरूप देवी। और पिता का नाम था रवि सिंह। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग थोड़ा सुन लीजिएगा, याद रहेगा। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, ठीक है बच्चों। और उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में हुआ था। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था, ठीक है। अब इन्हीं के कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुबह उठी, सोने की ताजपान इठला उठी, कवि किस कवि की पंक्ति है? तो ये कवि, ये जो बात लिखा गया है, ये हमारे जनतंत्र के जन्म से लिखा गया है। तो किस कवि की पंक्ति है बोला गया है? तो हालांकि मैंने यहाँ पर कविता का नाम लिख दिया है, यहाँ कविता होगा, किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म। अगर कवि पूछा जाएगा तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। अब जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता जो है, उसके कवि का नाम क्या है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्या नाम है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। अगर ये कवि, यहाँ ध्यान दीजिए, कविता पूछेगा तब जनतंत्र का जन्म, और कवि पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर। ये जो क्वेश्चन है अगला, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कवि दिनकर, क्वेश्चन कहता है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, एक लाइन कहा उन्होंने, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है,
33 करोड़ सिंहासन सजाने के लिए बोला है उन्होंने, कि उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी, तो उन्होंने सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए की है? जनता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। किसके लिए की है? जनता के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कवि की पंक्ति है? 100% कवि फिर लिखा गया, कवि सॉरी कविता लिखाएगा। और अभी बता देते हैं कि कवि रहेगा तो रामधारी सिंह दिनकर करिएगा। कविता बोला गया तो जनतंत्र का जन्म होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये है हमारे जनतंत्र का जन्म से। और इसको कहने वाले कौन है? तो याद रखिएगा, इसको कहने वाले राष्ट्र कवि दिनकर जी। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि निम्न में कौन रामधारी सिंह की रचना है? रामधारी सिंह की रचना कौन इस चारों में? तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह की रचना हुंकार है। हुंकार उन्होंने लिखा। उनकी कविता के नाम ही कुछ आपको ऐसे लगेंगे कि लगेगा आपके अंदर एक अलग एक्टिविटी आ रही है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है, अब हम लोग जनतंत्र का जन्म को बंद करके जो अगले क्वेश्चन ले रहे ऑब्जेक्टिव, वो ले रहा है हिरोशिमा से। किससे ले रहे बच्चों? हिरोशिमा से। आपको मालूम है हिरोशिमा जापान का शहर है जहां पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है। और हिरोशिमा को लिखने वाले कवि का नाम है अज्ञे। क्या नाम है बच्चों? अज्ञे है, जिनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को। मैंने ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं लिया है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन को लिया, बाकी नहीं लिया है। 7 मार्च 1911 को हुआ था कुशीनगर, यूपी में। कहा हुआ था? कुशीनगर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वहां पर कुशीनगर का एक गांव है कसिया, कसिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर जिला है। ठीक है। लेकिन ये जो मूल निवासी थे वह करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। अज्ञे जी का मूल निवास स्थान क्या था? करतारपुर पंजाब। और इनके पिताजी जो थे ना, इनके पिताजी थे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्व की पढ़ाई कराते, पुरातत्व यानी खुदाई वाला काम करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। इसीलिए वह यूपी में चले आए थे, कुशीनगर में। ठीक है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी लखनऊ में की थी। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? लखनऊ में। तो यह पूछ सकता है बहुत क्वेश्चन कि अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ थे? करतारपुर पंजाब में थे, वहां के रहने वाले थे। और ये पंजाब का हिस्सा आज हुआ उनका चला गया है पाकिस्तान में। याद रखिएगा, पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, उसी पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये अपने इंडिया वाला पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान में पंजाब है वहीं के रहने वाले थे। ठीक है। और बाद में वे क्या बोलते थे, उनके पिताजी कसिया चले आए थे, कुशीनगर यूपी में। तो वहीं उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लखनऊ में की थी, लेकिन बाद में वो पंजाब में पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है। और बहुत सारी भाषाओं की ज्ञाता थी, बहुभाषी थे। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, यहाँ तक कि वह तमिल के कुछ भाषा भी जानते थे। ठीक है। तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन हो गया, तो आपको यही मिल गया जवाब कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था बताइए। तो अज्ञे जी का जन्म 1900 अभी तो बताओ 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। डेट अगर याद है तो याद रखिएगा 7 मार्च। तो यहाँ पर याद रखिएगा हिरोशिमा लिखा है किसने? अज्ञे ने। जन्म 7 मार्च 1911 को। मूल निवास पंजाब करतारपुर। जन्म हुआ था कसिया कुशीनगर यूपी में 7 मार्च 1911 को। पिताजी थे पुरातत्ववेत्ता। समझे? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ताड़ नहीं होगा, 4 सप्तक होगा। 4 सप्तक के संपादक कौन थे? कौन से प्रयोगवादी कवि थे? याद रखिएगा, प्रयोगवादी कवि का सूत्रपात ही सबसे पहले करने वाले व्यक्ति का नाम था अज्ञे जी। अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि थे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रयोगवादी शब्द आए तो आप लोग आंख बंद करके अज्ञे जी लिख दीजिएगा। अज्ञे लिखा गया, अज्ञे होगा, अज्ञे जी होगा। तो अज्ञे जी ने 4 सप्तक लिखे थे। तार लिखा गया 4 होगा। अब अज्ञे जी ने कितने सप्तक लिखे थे ये पूछ सकता था, याद रखिएगा। अज्ञे जी ने टोटल 4 सप्तक लिखे थे। कितने सप्तक लिखे थे? 4। ठीक है। प्रथम सप्तक के रचनाकार, दूसरे सप्तक के रचनाकार, तीसरे सप्तक के रचनाकार। कोई भी सप्तक पूछेगा उसके रचनाकार कौन थे? अज्ञे थे। और उसी तरह अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो अज्ञे जी ने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। ये जो क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हम सब जानते हैं कि हिरोशिमा कहाँ है बच्चों? जापान में है। तो ऑप्शन हमारा कितना नंबर होगा? सी नंबर होगा। अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कविता में किसका जीवन क्रम का पूरा उल्लेखित है?
ये हमारी नींद से लिया गया बच्चों। किससे लिए हम? हमारी नींद चैप्टर से लिए लेसन 9 कविता का, ठीक है। और ये हमारी नींद हमारी नींद कविता लिखने वाले कौन है? वीरेन डंगवाल। कौन है बच्चों? वीरेन डंगवाल ने हमारी नींद कविता लिखा है। कब लिखा है? 5 अगस्त 1937 को उनका जन्म हुआ था। कब लिखा बोल दिया? वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1937 को, ठीक है। और कहा हुआ था? तो एक कीर्ति नगर है बच्चों। कहा? कीर्ति नगर। और ये कीर्ति नगर आज के डेट में टिहरी गढ़वाल जिला यूपी में है। ये उत्तराखंड में, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, पहले यूपी था लेकिन अब ये क्या है बच्चों? उत्तराखंड में जन्म हुआ था। यानी उत्तराखंड, उत्तरांचल भी लिखता है इसको आदमी, उत्तरांचल, ठीक है। उनका जन्म हुआ था और उन्होंने एक आपका समाचार पत्र था जिनका नाम था अमर उजाला। तो अमर उजाला के वे क्या थे? संपादक और सलाहकार भी थे। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। संपादक और सलाहकार थे। और 1971 में उन्होंने बरेली कॉलेज में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? बरेली कॉलेज में पढ़ाया था उन्होंने, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई, उनके लिए याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखना इस चीज को कि हमारी नींद कविता के कवि है वीरेन डंगवाल। जन्म 5 अगस्त 1937, कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था, जिसको आज हम लोग उत्तरांचल में हुआ था, जिसको आज हम लोग उत्तराखंड कहते हैं। उन्होंने अमर उजाला नामक पेपर का संपादक भी किया था। 1971 में बरेली कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया भी था, ठीक है। अब इनके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? मधुमक्खी का, पतंग का, मच्छर का या मक्खी का? याद रखिए, मक्खी का जीवन क्रम पूरा होने की बात इस कविता में कही गई है। किसकी? मक्खी की। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? क्या है जीवन में महत्वपूर्ण? वीरेन डंगवाल ने जीवन में महत्वपूर्ण किसको बताया बच्चों? तो वीरेन डंगवाल ने जीवन में महत्वपूर्ण बताया संघर्ष को। किसको बताया? संघर्ष। ये जो क्वेश्चन है हमारी ये जो क्वेश्चन है हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहते हैं कि कुछ बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? कुछ इंच बढ़ गए। क्या बढ़ गए? पेड़। कुछ इंच बढ़ गए पेड़। यानी जब हम सोए थे उस सोने के दौरान एक पेड़ में भी कुछ इंच की वृद्धि हो गई, ये कवि कहना चाहते हैं। तो ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है बच्चों। मैंने जो अपना अगला क्वेश्चन बताया आपको, वह बताया अक्षर ज्ञान से। आपका चैप्टर है अक्षर ज्ञान, चैप्टर 10, जिसको लिखा है अनामिका जी ने। किन्होंने लिखा है? अनामिका जी ने लिखा है, जिनका जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, ठीक है बच्चों। मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्यामनंद किशोर। क्या नाम था? श्यामनंद किशोर था इनके पिता का नाम। और ये जो थे हिंदी के गीतकार थे, ठीक है। और मुजफ्फरपुर जिले में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। और अनामिका जी ने दिल्ली से एमए किया था। कहां से किया था? दिल्ली से उन्होंने एमए किया था। पीएचडी भी उन्होंने दिल्ली से ही किया था, ठीक है। अनामिका एक सक्रिय लेखक भी थी। वो कविता के अलावा लेखन भी करती थी। ये उनके बारे में कुछ हो गया। अक्षर ज्ञान के बारे में अनामिका लिखा था। 17 अगस्त 1961 को जन्म हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। श्यामानंद किशोर जी जो कि हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे, दिल्ली हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के ही थे, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के। तो वो उनका अध्यक्ष भी रह चुके थे हिंदी विभाग के, और एक अच्छे जाने माने गीतकार भी थे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को लेते हैं। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? देखिए यही छिपा हुआ आपका जवाब, 1961 में, ठीक है। कब हुआ था? 1961 में, 17 अगस्त 1961 को। ये जो क्वेश्चन है अक्षर, थोड़ा मुश्किल हो गया, देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार दिया गया है? यानी अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यानी किसको ज्ञान देने की बात कही गई है? तो याद रखिएगा अक्षर ज्ञान कविता में
बाल मनोविज्ञान, शिशु नहीं लिखेंगे, शिशु तो कुछ समझता ही नहीं है, स्त्री और किशोर से कोई लेना देना है नहीं। बाल मनोवैज्ञानिक बचपन के साइकोलॉजिकल स्थिति को बताने की बात कही गई कि बच्चे को कैसे अक्षर का ज्ञान दिया जाता है, इस चीज को अनामिका जी ने बताने की कोशिश की है। ये जो क्वेश्चन 85 नंबर, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि कवित्री अनामिका जी के पिता का नाम श्यामानंद किशोर था, तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो लिए हैं लौट कर आऊंगा से। ये जो क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर, कविता में कवि ने कहां से लौट कर आने की बात कही है? देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता जो लिखा गया है वो जीवनानंद दास द्वारा लिखा गया है। जीवनानंद दास द्वारा, जो बंगाल के कवि है, 1899 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और वो एक स्वच्छंद धारा के कवि थे। उनको अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा, यानी मातृभूमि कहा थी उनका बंगाल थी, बंगाल से बहुत ज्यादा लगाव था, और बंगाल में ही वो अपना बंगाल के लिए अपना सब कुछ लुटाने को वो तैयार रहते थे। तो वह 100% कविता में कहा लौटने की बात कहेंगे? तो बंगाल में लौटने की बात कहते हैं। ये क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? देखो, बहू और सास में नहीं पड़ता था, उससे तो विवाद होता था, लेकिन मजबूरी में दोनों को समझौता करना पड़ा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहू के साथ। अब बहू का नाम इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं, ये चीज को याद रखिएगा। तो मगम्मा को अपने बहू के साथ विवाद। ये जो क्वेश्चन है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महानदी का पानी जेबरा निकट में ठहर जाता है। बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, मैंने 90 क्वेश्चन समझाया, तो ये 90 नहीं है, ये 150 से प्लस क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, क्योंकि बीच में जो मैंने कवि और लेखक के बारे में बताया है उससे भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कृपया अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और भी अच्छा वीडियो बना के देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसके साथ हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।